और सबसे पहले खबर आपकी जेब आपके बजट से जुड़ी हुई। आने वाले दिनों में खाने का तेल महंगा होने वाला है। रुपए की कमजोरी की मार आपके किचन पर पड़नी तय है। कैसे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। जो खाने के तेल है उस पर भारत जो है आयात के ऊपर ही निर्भर है। करीब अपनी जरूरत का 60% तेल आयात किया जाता है और सितंबर में सरकार ने एडिबल ऑयल के ऊपर से ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो उसके बाद से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले सितंबर से लेकर के अब तक की बात करूं तो 40% तक दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और दूसरा इसका असर अब डॉलर का आने वाला है, खासतौर पर कि पिछले 3 से 4 महीने के अंदर हमको डॉलर के मुकाबले रुपए में 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो उसका असर अब सीधे सीधे आपके खाने के तेल के ऊपर आने वाला है। पिछले अगर 1 महीने की बात करूं तो कीमतों में 2% से लेकर के 5% तक की बढ़ोतरी ऑलरेडी देखने को मिली है। और अभी फिलहाल जिस तरह से अभी गिरावट लगातार रुपए के अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है, तो उसका असर भी आपके खाने के तेलों के ऊपर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। दाम 5% से लेकर के 10% तक बढ़ सकते हैं। जो एफएमसीजी कंपनी है वो लगातार इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उनको भी जो अपने प्राइस है सीधे सीधे कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा। और ज्यादा कंज्यूमर के ऊपर प्राइस पास ऑन करते हैं तो खपत भी घट सकती है। तो ये सारे कंसर्न्स आगे आपको डॉलर के मुकाबले रुपए में जो कमजोरी आई है उसके ये देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की और निफ्टी दायरे में कारोबार करता रहा। बाजार भी दायरे में रहा। सेंसेक्स 203 पॉइंट गिरकर 73,736 पर बंद हुआ है। निफ्टी 20 पॉइंट गिरकर फ्लैट क्लोजिंग निफ्टी की रही। हालांकि आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जोश देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छी बढ़त पर बंद हुए हैं। डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर हमें एक मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो फ्लैट क्लोजिंग दी है, लेकिन अब बात कर लेते हैं इस टाइम पे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में बात करते हैं बढ़ने वालों की। श्रीराम फाइनेंस में 4.5% का इजाफा, एनटीपीसी 3.5%, महिंद्रा एंड महिंद्रा सुबह भी इस स्टॉक के बारे में हमने बातचीत की थी, यहाँ पे 3% का इजाफा। और बीएलबी करीबन 3% की मजबूती के साथ यहां पे बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में आज बैंकिंग सेक्टर ने टॉप किया है। एचडीएफसी बैंक जैसा दिग्गज 2.5% की कमजोरी लेके बंद हुआ है। मारुति सुजुकी, ये भी खबरों में बना हुआ था, इसमें भी हमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। टेक महिंद्रा 2% की गिरावट और टाटा कंज्यूमर यानी कि एफएमसीजी पैक ले लीजिए, आईटी ले लीजिए और बैंकिंग ले लीजिए, इन्होंने बाजार में एक प्रेशर बनाया है। अगर मिड कैप की बात करी जाए तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स में करीबन 7% का इजाफा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 6%, बीएससी लिमिटेड काफी लंबे टाइम से आउट परफॉर्म यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 6% का इजाफा। और बैंक ऑफ इंडिया भी करीब 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो नायका में 3% की कमजोरी देखने को मिली है। मैसगॉन में यहाँ पे करीबन 1.5% की कमजोरी। एनएलसी इंडिया 1% ऑफ फैक्ट में भी करीब 2% की कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। और देश के ऑटो सेक्टर के लिए इस वक्त अवसर है, लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी है। ट्रंप के आने के बाद मुश्किलें और बढ़ रही हैं। ट्रंप आए दिन ऊंचे टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और टेस्ला की ईवी भारत में आने वाली है। ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम और भारतीय कंपनियों पर इसका असर समझते हैं। इसको हमारे साथ हैं मिताली और यतिन। सबसे पहले मिताली बताएंगी कि ऑटो सेक्टर पर टैरिफ की धमकी जो है उसका क्या असर होगा। तो यहाँ पे 25% टैरिफ फार्मा सेक्टर, सेमीकंडक्टर और ऑटो सेक्टर पर लगाने के ऐलान की एक्सपेक्टेशन है। फॉर्मल अनाउंसमेंट मोस्ट लाइकली 2 अप्रैल तक आने को मिल सकता है डोनाल्ड ट्रंप, जहाँ पे ऑटो सेक्टर की यहाँ पे 25% टैरिफ लगाने की बात करें तो इसका खासा असर हमें भारतीय इंडस्ट्रीज पे देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण सिंपल सा है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट जो होता है इंडिया का यूएस से, वहाँ पे बहुत ही छोटा ही प्रपोर्शन है जो कि हम यहाँ से यूएस में भेजते हैं। लेकिन इसके अलावा JLR और M&M जैसे ब्रांड्स के लिए एक चैलेंजिंग, यहाँ पे उनको चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। इनकी गाड़ियाँ जो यूएस मार्केट में बिकती है वहाँ पे 10 से 15% तक महंगाई देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूँ तो ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर जो है वहाँ पे कंपनीज को फ़ायदा नज़र आ सकता है। इसका कारण ये है क्योंकि जापान और साउथ कोरिया जैसी कंपनीज जो है वो काउंटर टैरिफ यहाँ पे लगा सकती है यूएस पे, और इसका सीधा साधा फ़ायदा कंपनीज जैसे भारत फोर्ज और संवर्धन
एंडरसन जैसे बड़े ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को मिल सकता है, क्योंकि यूएस कंपनीज ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स की तलाश में रहेगी और इस सब के बीच में भारत एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है जो कि यूएस की सप्लाई चेन को यहाँ पे उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। इसके साथ ही ईवी सप्लाई चेन और बैटरी मैनेजमेंट का भी एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है। यूएस अपनी इस ईवी सप्लाई चेन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और नए सप्लायर्स की तलाश में है। इस वजह से भारत में जो ईवी बैटरीज का एक्सपोर्ट है उनकी बढ़ने की चांसेस हमें देखने को मिल सकती है। और अगर सब कुछ सही रहा तो रिपोर्ट्स का कहना है कि 2030 तक ईवी बैटरीज का जो मार्केट है वो 4 गुना तक भी एक्सपैंड हो सकता है। तो ओवरऑल यही सामने आया है कि 25% टैरिफ ऑटो सेगमेंट में हमें इंडिया में इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं नजर आएगा। तो टैरिफ से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अब यकीन से जानते हैं कि अगर टेस्ला की भारत में एंट्री होती है तो ऑटो सेक्टर पर इसका क्या असर होगा, क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा। देखिए, तो भारतीय ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बड़ी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि टेस्ला को ऑलरेडी बहुत सारी भारतीय कंपनीज सप्लाई करती हैं, उनके रजिस्टर्ड वेंडर हैं। अगर हम बात करें वैरोक इंजीनियरिंग, सुंदरम फास्टनर, सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज, संधार टेक्नोलॉजीज, एसकेएफ इंडिया जैसी कंपनीज जो हैं टेस्ला को अपने स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है टेस्ला बनाने के लिए देती हैं। तो अगर भारत में अगर टेस्ला का आगमन हुआ तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को भी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हालांकि टाटा मोटर्स और एमएनएम जो एस्टैब्लिश्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर्स हैं, इनके लिए कैसे होगा आगे का खेल, आगे का कंपटीशन, किस तरीके से टेस्ला प्राइसिंग करेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम मस्क की बात करें तो टेस्ला के ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स, खास करके यूरोप और चाइना, अभी स्लो डाउन के तरफ देखने को मिल रहे हैं। कंपटीशन भी इन टेरिटरीज में ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में टेस्ला को मार्केट शेयर बढ़ाने में और प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी कराने में काफ़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि एक लोकलाइज प्लांट अगर होगा तो लागत भी कम करने में टेस्ला सक्षम होगा। आगे जाके अगर हम बात करें तो टेस्ला का इंडिया प्लान है, यहाँ ट्रंप ने आपत्ति जताई है, क्योंकि उनको लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यूएस में होनी चाहिए। हालांकि भारत में पुणे के चाकन के पास टेस्ला अपनी लैंड हंटिंग कर रही है। कहीं ना कहीं इसका असर आप शेयर्स पे भी देख रहे हैं। एमएनएम 8% नीचे है, मारुति लगभग 1% नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये जो 13 तारीख के बाद की चाल है ऑटो कंपनीज की, वो थोड़ी नर्वसनेस दिखा रही है, क्योंकि टेस्ला का आगमन अगर यहां हो गया तो शायद यहां कंपटीशन बढ़ सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स में। और टेस्ला का आगमन तो लगभग तय है। कंपनी ने देश में कर्मचारियों की खोज शुरू कर दी है। तो भारत को लेकर टेस्ला का सही मायने में क्या है प्लान, बता रहे हैं CNBC TV 18 के हमारे सहयोगी परीक्षित लूथरा। हमें एक सूत्रों से पता चल रहा है कि टेस्ला अभी गाड़ियों को बेचने के लिए सोच रही है और अप्रैल या मई में वो यहाँ शोरूम शुरू कर सकती है और रिटेल ऑपरेशंस की शुरुआत कर सकती है। उनका प्लान जो हमें सुनने में आ रहा है सूत्रों के दौरान कि जर्मनी में जो उनका प्लांट है वहाँ से गाड़ियाँ इंपोर्ट करें और उनको इंडिया में बेचें। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है। उनकी कई सालों से भारतीय सरकार से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कोई बातचीत मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत सरकार से नहीं करी है। सो अभी जितना भी हमें सुनने में आ रहा है वो रिटेल ऑपरेशंस के बारे में सुनने में आ रहा है और ये शुरू होंगे एरो सिटी दिल्ली में और BKC मुंबई में, 2 शोरूम जो शुरुआत होंगी। हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि वो भारत से सोर्सिंग बहुत बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। अगर 2025 की बात करें सो टेस्ला के जो कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स जो है भारत से वो $1 बिलियन तक के हो सकते हैं और अगले कई सालों में बहुत काफी भारी मात्रा में बढ़ भी सकते हैं, जो हमें सुनने में पता चल रहा है। जहां तक आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी जिसके दौरान अगर टेस्ला उस स्कीम के लिए अप्लाई करे तो उनको 15% ड्यूटी, कंसेशनल ड्यूटी मिल सकती है और वो 8,000 गाड़ियां हर साल इंपोर्ट कर सकते हैं 15% ड्यूटी में। इस पर अभी उन्होंने कोई एप्लीकेशन टेस्ला ने नहीं करी है, लेकिन इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है ये सोच के कि टेस्ला के जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे जर्मनी में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे चाइना में हो, वो पूरी तरह फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है। टेस्ला की जो ग्लोबल सेल्स हैं वो भी थोड़ी कम हुई हैं। यूरोप जैसी मार्केट्स में उनकी सेल्स काफ़ी मात्रा में गिरी हैं। अगर हम ये सारे सिनेरियो देखें तो इस वक्त उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग भारत में सेंस नहीं बनता, बिकॉज उनको एक ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि एक बिजनेस केस बनता है कि नहीं। तो इस वक्त जो हमें पता चल रहा है सूत्रों से कि
टेस्ला शायद जल्द से जल्द यहां अपने सेल्स ऑपरेशन शुरू करे और एक लो कॉस्ट गाड़ी लाए। अभी जो टेस्ला का जो एंट्री लेवल मॉडल है यूनाइटेड स्टेट्स में वो $29,000 का है। हमें जो सुनने में आ रहा है वो एक 21 लाख की गाड़ी या $25,000 की गाड़ी ला सकते हैं और उसको इंपोर्ट किया जा सकता है भारत को, और अगर उसमें हम 70% ड्यूटी लगाए तो उस गाड़ी का प्राइस 37 लाख हो सकता है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को 229 रन का टारगेट दिया है। दुबई में गुरुवार को बांग्लादेश ने बैटिंग का चुनाव किया। टॉस जीतने के बाद टीम ने 36 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद भी 50 ओवर से 2 बॉल पहले 228 रन कंप्लीट किए। तौहीद हृदय ने सेंचुरी भी अपनी पूरी की। तौहीद ने 118 बॉल पर 100 रन बनाए। जाकिर अली 68 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। वहीं हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले हैं। और इधर चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबले चल रहे हैं और हमारे यहाँ बाजार में बुल्स एंड बियर्स का चल रहा है मुकाबला। पिछले 6 महीने से बियर की बॉलिंग के सामने अच्छे बुल्स टिक नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ चैंपियन ऐसे हैं जो इस खराब पिच पर भी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, टिकने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे चैंपियंस की कहानी बता रही है मिताली। तो आईसीसी चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया का जो क्रिकेट को लेकर क्रेज है वो काफ़ी लाजवाब है। तो इसी थीम पर बेस्ड हमने कुछ चैंपियंस आपके सामने, या मैन ऑफ द मैच कहना चाहूँगी, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिन्होंने इस गिरते मार्केट में भी अपने निवेशकों का भरोसा जो है वो बरकरार रखा। 26 सितंबर 2024 को हमने अपना 52 वीक हाई बनाया था। उस पीरियड से लेकर आज तक मार्केट के सेंटिमेंट्स हमें काफ़ी निराशजनक देखने को मिले। निफ्टी और सेंसेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्लीन बोल्ड होते नजर आए। 13% 12% की गिरावट यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिली। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो भी है वहाँ पे भी हमें अच्छी खासी विकेट्स इनकी डाउन होती नजर आई। 16% की गिरावट मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा यहाँ पे लुढ़कता हुआ नजर आया 20% का, और निफ्टी 500 15% की गिरावट के साथ पवेलियन में लौटता हुआ नजर आया। उसके बाद आया एफआईएस का बाउंसर। इस पीरियड में कुल 3 लाख करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने हमारे मार्केट में करी है, लेकिन उसके डिफेंस में हमारी जो डीआईआईस थे ये काफ़ी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाते हुए नजर आए। 3.5 लाख करोड़ की यहाँ पे उन्होंने बाइंग करी है इस पर्टिकुलर पीरियड में। अब आते हैं उन सेगमेंट पे जाके जो चैंपियंस थे हमारे इस बेयरिश मार्केट के। सबसे पहले लार्ज कैप के जिक्र करना चाहूँगी तो 50 स्टॉक्स में से सिर्फ 4 ही ऐसे नाम हमें मिल पाए हैं जो कि इस खराब माहौल में भी हमें ग्रीन झंडी देते हुए नजर आए। सबसे बड़ा नाम है विप्रो का 18% का रिटर्न देखने को मिला। फिर है बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और टेक महिंद्रा भी इस लिस्ट में शामिल है। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स की बात। तो मिड इनिंग्स में वो स्टॉक्स जिन्होंने मैच को बरकरार रखा, सबसे बड़ा नाम यहाँ पे आता है नवीन फ्लोरिन का 21% का रिटर्न, शक्ति पंप्स 18%, TRIL और SBI कार्ड भी इस लिस्ट में शामिल थे। अब बात करना चाहूंगी टेल एंडर्स की, यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे लुढ़कता हुआ नजर आया है। लेकिन इसका एक स्टॉक रेडिंगटन जो है 35% की यहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न के साथ इसने सिक्सर लगाया है। उसके बाद लिस्ट में शामिल है एम्बर एंटरप्राइजेस, जेंसार, लॉरस लैब, नारायण हृदयालय और FSL भी इस लिस्ट में शामिल है। तो पिच खराब थी, मार्केट सेंटिमेंट्स काफी कमजोर थे और निवेशकों को नाराज करने में हमने किसी भी तरह की यहाँ पे जोड़ नहीं देखी। पर ये थे कुछ चैंपियंस जिन्होंने निवेशकों का भरोसा पूरी तरीके से बरकरार रखा। और इधर दिल्ली की पिच पर बल्ला आ गया है। रेखा गुप्ता के हाथ में नई सरकार ने शपथ ले ली है। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं CM बन गई हैं। वो दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री भी हैं और बीजेपी की तरफ से दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री है। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह भी शामिल हैं। दिल्ली में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को PM मोदी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये टीम जोश और अनुभव का खूबसूरती से मिश्रण करती है और निश्चित रूप से दिल्ली के लिए सुशासन सुनिश्चित करेगी। उन्हें PM ने शुभकामनाएं दी है।
और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद यमुना घाट पर आरती की। उसके बाद मंत्री भी उनके साथ थे। यही नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग भी है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने भी अपने मैनिफेस्टो में यमुना की सफाई का वादा किया है। ये कार्यक्रम इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता जोश में हैं, लेकिन उम्मीदें तो दिल्ली वालों ने भी बहुत लगा रखी हैं। तो वादे कितने पूरे होंगे, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। बजट में मेधावी छात्राओं को स्कूटी, 4 नए एक्सप्रेसवे, 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने जैसे ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए बोले कि उज्ज्वला योजना में अब 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, अयोध्या में सोलर सिटी बनेगी और प्रदेश में 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान महाकुंभ की चर्चा भी की और इसे अद्भुत खगोलीय घटना बताया। उन्होंने विधानसभा में बताया कि बजट का 22% डेवलपमेंट पर, 13% शिक्षा पर, 11% कृषि पर और 6% हेल्थ पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाला बजट बताया है। डबल इंजन की ये सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है। संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने भी 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया। 3,70,000 करोड़ का ये बजट है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में वित्तीय घाटा कम करने और सेमीकंडक्टर के विजन पर जोर दिया। बजट में अहमदाबाद समेत 6 जगहों पर AI लैब खोलने, किसानों को ट्रैक्टर के लिए 1 लाख रुपए, महानगरों में वर्किंग विमेन हॉस्टल की घोषणा हुई है। गुजरात के सभी लोगों को 4 लाख तक ग्रुप इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। पहले 2 लाख तक का बीमा मिलता था। गुजरात में 2 नए एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद, सूरत और गांधीनगर में मेट्रो के विकास के लिए 2730 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स को 6% से घटाकर 1% कर दिया गया है। एप्पल ने इस बार सितंबर से पहले ही अपने फैंस को सरप्राइज किया है। कंपनी ने अपना नया iPhone 16e लॉन्च कर दिया है। इस फोन में क्या कुछ खास है, बता रही हैं शिबानी घरत। इस हफ्ते हमें iPhone SE का इंतजार था। इसके जगह पर एप्पल ने अपना 16e लॉन्च किया है। अभी पूरी की पूरी 16 सीरीज की तरह ही इस डिवाइस को भी A18 चिपसेट पावर करता है। तो क्या क्या है इस डिवाइस के फीचर्स, एक एक करके इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि इस डिवाइस की जो कीमत है वो है 59,900 रुपीज। जी हाँ, 2 रंगों में अवेलेबल है, व्हाइट और ब्लैक। इसी के साथ साथ 128, 256 और 512 GB के स्टोरेज में आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। अभी एप्पल का सबसे पहला सेल्यूलर मॉडेम जो है वो इस डिवाइस में आपको मिलेगा। एप्पल इसे C1 कह रही है। इसके पहले के जो डिवाइसेस है इसमें आपको क्वालकॉम का सेल्यूलर मॉडेम मिलता था। इस बार पहली बार C1 जो एप्पल का खुद का सेल्यूलर मॉडेम है वो इस डिवाइस में मिलेगा। अभी जो पुरानी वाली SE सीरीज थी उसमें आपको टच आईडी मिलता था। टच करके फिंगरप्रिंट की मदद से आप डिवाइस को अनलॉक कर सकते थे। अभी इस सीरीज में पहली बार, मतलब जो बिल्कुल लोअर एंड वेरिएंट है एप्पल के आईफोन्स का, उसमें पहली बार आपको फेस आईडी मिलेगा।
याद रखिए कि ये SE नहीं है, इसे कंपनी 16E बुला रही है, लेकिन बिकॉज ये एक लो एंड मॉडल है आईफोन का, तो SE के साथ कंपेयर करना डेफिनेटली बनता है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कैमरा स्पेसिफिकेशंस में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, 2-in-1 फ्यूजन कैमरा आपको इस डिवाइस में मिलेगा। सिंगल कैमरा है ऑन द रेयर, जो हमें प्रोज डिवाइसेस में ट्रिपल कैमरा या फिर 3 कैमरा सेटअप की आदत हो गई है पिछले कुछ सालों में, तो वो आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेगा। ड्यूल कैमरा भी नहीं है, एक सिंगल कैमरा है, 2-in-1 है विथ टेलीफोटो, आपको इस डिवाइस में ये मिलता है। अगर आप जगन्नाथपुरी जाने की सोच रहे हैं तो ताजपुरी आपके लिए रुकने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। हमारी सहयोगी शिप्रा राणा ने इस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया। आप भी देखिए ताजपुरी की एक झलक। ताजमहल पैलेस मुंबई के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उड़ीसा के ताज के बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। समुद्र के किनारे ये बनी प्रॉपर्टी 5.5 एकड़ में तैयार हुई है और ये प्रॉपर्टी 2024 में तैयार हुई है। आइए आपको हम इसकी एक खास सैर करवाते हैं। ताजपुरी में आपको उड़ीसा की झलक हर कोने में मिलेगी। 6,435 स्क्वायर फीट में बना ग्रैंड बॉलरूम टीरा 700 गेस्ट को अकोमोडेट कर सकता है। वहीं ओपन लॉन भूमि 1500 गेस्ट को अकोमोडेट कर सकता है। जायके का लुत्फ उठाने के लिए विस्ता और जायके की यात्रा को आजमाने के लिए यात्रा रेस्टोरेंट मौजूद है। ताज की एक एक्सपीरियंस टीम भी है जो आपको उड़ीसा के फेमस डेस्टिनेशंस पहुंचाएगी। आपको आइटनरी बनाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए उनकी प्लानिंग होगी और आप बस लग्जरी और लोकल जगहों के एडवेंचर पर जाएंगे। जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, रघुराजपुर इत्यादि। वी आर गिविंग अ वेरी डिसेंट डिस्काउंट ऑफ ऑलमोस्ट 20 to 30%। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेंज अराउंड 21,500 से। तो उसके ऊपर आपको 30%, 20% डिस्काउंट। देयर आर डिफरेंट ऑफर्स लाइक देखो इंडिया देखो ऑफर्स इस समय हमारा चल रहा है, जिसके अंदर आपको 20% ऑन फूड एंड बेवरेज, स्पा में भी डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर समुद्र आरती भी होती है शाम के वक्त, यानी कि आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समुद्र आरती में शामिल हो सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी जुड़ सकते हैं लग्जरी के साथ। 4 धाम में से जो एक धाम है जगन्नाथ जी की यात्रा जो है वो भी यहाँ से काफी पास है। आप केवल 25 मिनट की दूरी पे हैं जगन्नाथ मंदिर से। यहाँ से अगर आपको भी उड़ीसा आना है और आप चाहते हैं कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट से आपको एक ऐसा डेस्टिनेशन मिले, आपको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सके लग्जरी, स्पिरिचुअलिटी, कल्चरल और खास करके जो उड़िया थाली है इनके विस्ता की, तो आई थिंक आपको ताजपुरी जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।